मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम जो अपने दो मुकाबले खेल करके दोनों मुकाबले हार चुकी है और पिछला मैच तो वन साइडेड हारी। लेकिन वहीं पर लंदन स्पिरिट्स की टीम की बात करें तो यह टीम भी अपने दो मुकाबले खेली है और एक मैच जीत करके एक हारी है। लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम इतनी खराब है कि आज के इस मैच को भी हार जाए? और ऑलरेडी दो मैचेस हार तो चुकी ही है, लेकिन लंदन स्पिरिट्स की टीम भी कैसी रहेगी? बेसिकली दोनों टीमों की क्या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हैं और उसमें कौन सी टीम आज के इस मैच मुकाबले में जीत सकती है, और उसमें भी दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो कौन से होंगे जो स्मॉल लीग की टीम या ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट होंगे, और किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग के लिए बेस्ट होंगे, और उसको भी ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के जो बैटर्स हैं ना वो किस तरीके की बॉलिंग के खिलाफ वीक साबित होते हैं, और खास करके उसको भी ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट को यहाँ पर गेम में शामिल करेंगे। मैदान यहाँ पर होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का, जहां पर आज के द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 9 खेला जाएगा 11 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा। तो एक डे नाइट T20 मैच या द 100 मैच आप इसको कह सकते हैं, जहां पर यह मैच खेला जाएगा। यानी कि पहली इनिंग के दौरान तो फ्लड लाइट शायद ना जली हों अगर आसमान साफ होता है तो, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान फ्लड लाइट्स यहां पर जल चुकी होंगी। और सेकंड इनिंग की जब भी बात आती है किसी भी डे नाइट मैच के अंदर, और वो भी खास करके इंग्लैंड के अंदर, तो जो पिछले 6 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें से बैक टू बैक पिछले 2 मैचेस, या खास करके जो ये पिछला मैच हुआ है वो डे नाइट मैच ही था। एक मैच यहां पर हो भी चुका है इसी सीजन में, जहां पर हमने क्लियर कट देखा कि जो पिच थी वो पूरी तरह से बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, बैटर्स के लिए यहां पर कुछ था नहीं। एक्चुअली रन बनाने काफी मुश्किल हो रहे थे, और ये चीज ना सिर्फ हमने पहले वाले इसी सीजन के मेंस द 100 मैच के अंदर देखा, जहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल ने बड़ी मुश्किल से 131 रन बनाए 4 विकेट पर, और उसके जवाब में साउदर्न ब्रेव की टीम 133 रन बना करके मैच को तो जीता, लेकिन उसमें भी बड़ी मुश्किलें आई, जिसमें 9 विकेट इनकी गंवा दी इन्होंने, और 1 विकेट से बड़ी मुश्किल से मैच को जीता। जहां पर पावर प्ले में पहली इनिंग के दौरान 45 पर 1, तो सेकंड इनिंग के दौरान 29 पर 1 का स्कोर रहा। और स्पेसिफिकली जब फ्लड लाइट्स यहां पर जलती हैं तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले का जो फेज होता है वो बड़ा मुश्किल होता है हमेशा, क्योंकि तब गेंद जो होती है वो सीम मूवमेंट बहुत अच्छा करती है। तो इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये कि हालांकि अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे ना पिछले 6 मैचेस के, तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और ये भी बता दूं कि एक ये मेंस का मैच हुआ जिसमें आपने देखा बैटिंग करना मुश्किल रहा, एक विमेंस का मैच भी यहां पर हुआ था सेम उसी दिन, जो कि हुआ था 6 अगस्त 2025 को, वो डे मैच था। वहां पर भी एक लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला था, जहां पर 90 प्लस का स्कोर चेज हुआ था, लेकिन वो स्कोर बनाना भी काफी मुश्किल हो गया था। तो ओवरऑल जो हमने पहले मैच में देखा बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, और आज के मैच में भी हम देखेंगे कि शुरुआत में दिन के दौरान बारिश की भी संभावना है, आसमान पर बादल रहने की भी संभावना है। हालांकि यहां तक ये जब मैच शुरू होगा ना तब तक आसमान काफी हद तक साफ हो चुका होगा, तो हो सकता है कोई टीम पहले बैटिंग भी करनी चली जाए, लेकिन जनरली यहां पर सेकंड बैटिंग करना ज्यादा फेवरेबल होगा किसी भी टीम के लिए। और बाकी के मैचेस के स्कोर कार्ड भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि उतनी जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, क्योंकि काफी सारी चीजें जो पिच के बारे में थी वो आपको मैंने क्लैरिटी यहां पर दे दी। बाकी आप देख सकते हैं कि पिछले 6 मैच में स्पिन को 33 और पेस को 39 विकेट जो मिली हैं, ये बात यहां पर भी क्लियर होती है कि पेसर्स तो यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर स्पिनर्स का भी बड़ा रोल होता है, जिसको इनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग में ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है। गेंद थोड़ी सी फंस करके आती जरूर है, लेकिन अभी चूंकि विकेट फ्रेश है तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग में बैटिंग करना ही कोई टीम उतना पसंद शायद ना करे कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन वेदर जो होगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट होगा कि उस टाइम पर कैसा है, जो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। सबसे पहले तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से, जहां पर मार्क चैपमैन खेल रहे हैं रचिन रविंद्र की जहां पर एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर, और रचिन रविंद्र के बारे में अपडेट यही आया था कि 13 अगस्त तक यानी कि पहले 4 मैचेस के लिए यह अवेलेबल नहीं रहेंगे और उनकी जहां पर मार्क चैपमैन खेलेंगे। हालांकि रचिन रविंद्र जो हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, वहां से वह टेस्ट मैच जीत भी चुकी है इनकी टीम, एक दिन पहले या इस मैच के शुरू होने के 2 दिन पहले जीत चुकी है, तो हो सकता है कि अवेलेबल हो भी जाए। तो निश्चित तौर पर जो अपडेट शुरू में था कि 13 अगस्त तक वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, चूंकि वो 5 दिन का टेस्ट मैच काउंट किया गया था, वो तो हुआ नहीं फिलहाल। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के क्या अपडेट्स होंगे। मुझे नहीं लगता कि आज का मैच अभी फिलहाल खेलेंगे, बाकी बेंच तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, लेकिन उसी में प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम का, तो इस टीम की तरफ से 4 ऐसे प्लेयर है जिनका ये होम ग्राउंड होगा, और सामने की टीम में भी 2 प्लेयर है जिनका होम ग्राउंड होगा। तो उनके बारे में जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें कई सारे डिफरेंशियल ऑप्शंस भी हैं, तो उसको आगे हम देखेंगे। बाकी इस टीम की तरफ से अगर आप देखें तो जिमी एंडरसन ने लास्ट मैच में केवल 2 ही ओवर किए थे, अच्छे खासे रन उसमें इन्होंने कंसीड किए, तो निश्चित तौर पर उसके बाद इनसे बॉलिंग कराई नहीं गई। उसके पहले वाले मैच भी 4 ओवर करे थे। जॉश गॉर्डन पिछला मैच खेला केवल 1 ओवर करके गए, सोनी बेकर ने केवल 2 ओवर किया, नूर अहमद ने 3 ओवर किया,
लेविस ग्रेगरी ने 2 ओवर किया और एक्चुअली पिछले मैच में ये जो नंबर ऑफ ओवर्स है ना, ये देखेंगे इतने कम इसी वजह से कि जो सामने की टीम ने वन साइडेड मैच जीता था। तो ये ट्राई कर रहे थे कि सभी बॉलर से किसी न किसी तरह से विकेट निकाला जाए और 9 विकेट से पिछला मैच ये टीम हार करके आई है, जिसमें केवल 1 विकेट लेविस ग्रेगरी को मिला था पिछले मैच में 2 ओवर में, उसके पहले वाले मैच में भी 1 ओवर मिला था। तो ओवरऑल अगर मैं आपको सीधे-सीधे कहूं तो सोनी बेकर हो गए, नूर अहमद हो गए, लेविस ग्रेगरी हो गए और स्कॉट करी हो गए। 4 इनके मेन बॉलर हैं जो कि मिनिमम 3 ओवर तो करके देंगे और उसी में अगर जेम्स एंडरसन भी प्लेइंग इलेवन के अंदर खेले तो वो भी 2 से 3 ओवर या 4 ओवर भी करके दे सकते हैं। जॉस गॉटन और फरहान अहमद को लेकर के देखना पड़ेगा कि उनको खिलाया भी जाता है या नहीं, वो तो हमको टॉस के बाद पता चल ही जाएगा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो 100 के इन सभी प्लेयर्स के 100 फॉर्मेट के अंदर तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये इस सीरीज के या इस सीजन के शुरू होने के पहले के डेटा है। लेकिन इस सीरीज में या इस सीजन में मुझे कहना चाहिए कि क्या इनके आंकड़े निकल करके आए, उसको देखने के लिए अगर आप यहाँ पर आए तो 2 मुकाबले आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये टीम खेल चुकी है। दोनों टीमें बेसिकली 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस जो निकल करके आई, फिलिप साल्ट दोनों मैचेस में बढ़िया 4160 रन की पारी खेल करके गए हैं। और ये भी बता दूं, ये इनका होम ग्राउंड किसका रहेगा इस टीम के अंदर ना, वो आगे आपको पता चलेगा, तो अभी आपको बने रहिएगा वीडियो के अंदर। बाकी मैटी हर्स्ट दोनों मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और बटलर को देख लीजिए, साथ ही साथ इस टीम में मार्क चैपमैन तो है ही, इस टीम में क्लासन तो है ही, और जिसमें से क्लासन और बटलर 2 ऐसे नाम है ना जो सभी की टीम में रहेंगे फिलिप साल्ट के साथ, लेकिन परफॉर्मेंस अभी तक निकल करके नहीं आई है, खास करके क्लासन की तरफ से, लेकिन स्टिल टीम में तो लेना पड़ेगा। लेकिन उसी में मार्क चैपमैन एक ऐसे प्लेयर हैं जो 28 और 22 रन की 2 बढ़िया पारियां खेल चुके हैं, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी जॉस गॉटन का तो पहला मैच खराब गया, लेकिन उसी में लेविस ग्रेगरी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन साबित हुए हैं, खास करके जो कि इनसे डेथ में बॉलिंग कराई जाती है और बॉलिंग करके विकेट भी लेकर के दे रहे हैं दोनों मैचेस में, बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं, तो इनको भी आप मिस नहीं कर सकते इस टीम से। बाकी स्कॉट करी इसी मैदान पर 4 विकेट लेकर के गए थे पहले मैच में और इन्हीं की वजह से, हालांकि ये टीम पहला मैच हार गई थी, लेकिन उसमें जो केवल 1 विकेट से हारी थी उस मैच में, उसमें इनका काफी बड़ा योगदान था। एक बार लग रहा था कि सामने वाली टीम वन साइडेड मैच जीत जाएगी, लेकिन कमाल की बॉलिंग करके 4 विकेट इसी मैदान पर इन्होंने लिया था। हालांकि सेकंड मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाया, लेकिन स्टिल इनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा रहेगा। बाकी नूर अहमद ने भी 2 मैचेस में 2 विकेट ली हैं, वो 2 विकेट इसी मैदान पर आया था। सोनी बेकर का भी वो 2 विकेट जो आया था इसी मैदान पर आया था। तो प्लेयर्स और खास करके जिमी एंडरसन, जिनको अभी तक 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला है, इनको लेकर के निश्चित तौर पर एक डाउट रहेगा। लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर इस टीम की तरफ से अगर आप देखें तो 4 और 3 7 प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से ही सब कुछ नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जो नाम है इस टीम के अंदर, तो एक्चुअली ऑप्शन इतने सारे हैं, 7 से 8 ऑप्शन हैं, जिसमें अगर आप जिमी एंडरसन को भी शामिल कर दे तो 9 ऑप्शन हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये टीम इतनी खराब नहीं है कि दोनों मैचेस हार जाती, हालांकि दोनों मैचेस ये टीम हार करके आई है। इवन इनके बेंच पर ना देखिए, जोश टंग है, टॉम एस्पिनवाल है, टॉम हार्टली जैसे प्लेयर भी हैं, तो टीम तो काफी स्ट्रांग है और ऑप्शन काफी सारे निकल कर अगर आप किसी टीम की तरफ से देखें आ रहे हो तो निश्चित तौर पर वो टीम तो अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी निकल करके अभी तक नहीं आई है, ये चीज कम से कम क्लियर है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप हेड टू हेड का डेटा देखने आए तो फिलिप साल्ट ने सामने वाली टीम के खिलाफ जो है 5 मुकाबले खेल करके 158 रन बनाए, 31 का एवरेज है, तो ये तो वैसे भी ऑटोमेटिकली हमारी टीम में आते हैं। मैटी हर्स्ट के 1 मैच में केवल 2 रन है, लेकिन जोश बटलर के 2 मैच में 68 रन है। इसके साथ साथ हेनरिक क्लासन के भी 2 मैच में 47 रन है। और बाकी मार्क चैपमैन को लेकर के डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि आप इनको लेके जाना चाहेंगे थोड़ा सा रिस्क के साथ, या निश्चित तौर पर उनकी जगह पर क्लासन को ही ट्राई करेंगे। जॉस गॉटन के हालांकि इस मैदान पर इस टीम के खिलाफ 1 मैच में 6 रन है, 2 विकेट है। लेविस ग्रेगरी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं हेड टू हेड में, लेकिन स्कॉट करी के 1 मैच में 1 विकेट है। बाकी नूर अहमद हो गए, सोनी बेकर हो गए, ये सब प्लेयर तो खेले है नहीं हेड टू हेड में। टॉम हार्टली खेले जिनके 3 मैच में 4 विकेट है, लेकिन ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि स्कॉट करी हो गए, सोनी बेकर हो गए, नूर अहमद हो गए। स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्कॉट करी तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग के हो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों जगह पर इंपॉर्टेंट होंगे। सोनी बेकर को केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में आपको रखना है। नूर अहमद भी एक यूटिलिटी प्लेयर है, दोनों इनिंग्स के बॉलिंग में आएंगे। लेविस ग्रेगरी भी दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक कंडीशनल सिलेक्शन होगा सोनी बेकर का, यह चीज अभी आपको मैं क्लियर करता चल रहा हूं। बाकी क्लासन हो गए, बटलर हो गए, फिलिप साल्ट हो गए, इनको लेकर के कोई डाउट नहीं है। इवन ग्रेगरी को लेकर के भी कोई डाउट नहीं है। तो कुछ हद तक तो डाउट्स यहां पर क्लियर हुए, लेकिन डिफरेंशियल प्लेयर्स आपके पास कई सारे हैं इस टीम की तरफ से जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और उसी में वेन्यू का आकर के डेटा देखो तो यहीं पर आपको पता चलेगा कि इस टीम के अंदर ही 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनका ये होम ग्राउंड होगा, जिसमें से टॉम हार्टली तो निश्चित तौर पर बेंच पर ही साथ बैठे दिखाई पड़े। इस मैदान पर 36 में 30 विकेट ले चुके हैं, लेकिन जिमी एंडरसन जिनको अभी तक पिछले दोनों मैच में कोई विकेट नहीं मिला है, इस मैदान पर 8 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं, लेकिन एक डिफरेंशियल ऑप्शन ही होंगे, और वो भी केवल पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सोनी बेकर हो गए, नूर अहमद हो गए, स्कॉट करी हो गए, ये तीनों इस मैदान पर काफी बढ़िया काम कर चुके हैं। इसमें से भी सोनी बेकर को केवल पहली इनिंग की स्मॉल लीग की टीम में आपको लेकर के जाना है। नूर अहमद और स्कॉट करी को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है। सिमिलर चीज मैं लेविस ग्रेगरी को लेकर भी कहूंगा, हालांकि इस
मैदान पर इनके 5 मैच केवल 20 रन है, केवल 1 विकेट है, तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हैं तो इन्हीं की जगह पर लेविस ग्रेगरी की जगह पर सोनी बेकर को, जो आपको ने कहा था ना कि पहली इनिंग की ही बॉलिंग में रखिए, तो आप चीजों सेकंड इनिंग की बॉलिंग में इनको रख करके तब लेविस ग्रेगरी को आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जॉस गॉटन के भी नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं। क्लासन भी इस मैदान पर एक मैच केवल 15 रन, लेकिन इनको मिस नहीं कर सकते। 2 मैच में 37 रन है मार्क चैपमैन के। बटलर का भी होम ग्राउंड है, यहाँ पर काफी बढ़िया खेलते रहे, 42 का एवरेज है। और फिलिप साल्ट का भी होम ग्राउंड है, जहां पर 31 मैच 32 के एवरेज से 900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो ओवरऑल बटलर, फिलिप साल्ट, बाकी क्लासन या मार्क चैपमैन में से कोई एक, मैं क्लासन को ही ट्राई करूंगा। 3 प्लेयर तो यही हो गए। बाकी स्कॉट करी, नूर अहमद, यानी कि 5 प्लेयर तो हमारे पक्के तौर पर है। बाकी लेविस ग्रेगरी, सोनी बेकर में से किसी एक को लेकर के जाइए, और जिमी एंडरसन को पहली इनिंग के डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करना है। जहां तक आते आते क्लैरिटी तो आपको मैंने दे दी है कि टीम में ऑप्शंस काफी सारे हैं, टीम है काफी अच्छी, परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई है, लेकिन प्लेयर कितने टीम में आएंगे वो क्लियर हो गया। बाकी प्लेयर बैटल भी देख लीजिए तो फिलिप साल्ट, जेमी ओवरटन के दूसरी ही गेंद पर एक बार आउट हो चुके हैं बिना कोई रन बनाए। बाकी लियम डॉसन के 53 गेंद पर 57 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। और वैसे भी स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते, वो भी बाहर जाती गेंदें। बाकी डैनी वोराल पर बेहतर खेले, हालांकि 2-2 बार आउट हुए ओली स्टोन और डैनी वोराल पर, और इवन ल्यू कुड पर भी, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके आउट हुए हैं। दिक्कत इनको लियम डॉसन और जेमी ओवरटन से ही रही है। बाकी मैटी हर्स्ट, ये रिचर्ड गिल्सन की दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके हैं बिना कोई रन बनाए, ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। और बाकी मार्क चैपमैन, ल्यू कुड पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बटलर भी देखें तो ओली स्टोन पर 2 बार, एक बार लियम डॉसन पर, एक बार रिचर्ड गिल्सन पर आउट हो चुके हैं सस्ते में। तो ऑप्शन तो है सामने की टीम में जो आउट करते रहे हैं इन बैटर्स को। इसके बाद क्लासिंग की बात करें तो ये डैनी वोराल पर थोड़ा सा सस्ते में आउट हो चुके हैं, ओली स्टोन पर भी, और साथ ही साथ लियम डॉसन पर भी काफी बेहतर खेले। स्पिन वैसे भी बहुत अच्छी खेलते हैं ये। जॉर्ज गॉटन ओली स्टोन के तीसरी ही गेंद पर आउट हो चुके बिना कोई रन बनाए। और लेविस ग्रेगरी को एक बार लियम डॉसन ने 32 रन देकर के आउट कर रखा है, लेकिन निश्चित तौर पर आप उसमें बैटर का ही काफी हद तक हैवी हाथ मानेंगे। तो यहां पर आपने समझ लिया मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को लेकर के सारी चीजें। अब दूसरी जो टीम है लंदन स्पिरिट्स की, इनका भी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन आपके सामने है। पिछला मैच ये टीम जीत करके आई है। डेविड वार्नर इनके मैन ऑफ द मैच भी थे उस मैच में। बाकी केन विलियमसन के साथ वो ओपन करते दिखाई पड़े थे, और अब तो जेमी स्मिथ भी आ चुके हैं, जेमी ओवरटन भी आ चुके हैं, टर्नर डिक्सन पहले से थे। कीटन जेनिंग्स पता नहीं क्यों पिछले मैच में बहुत नीचे आए बैटिंग करने, और इनके बारे में देखना पड़ेगा कि ये कहां पर बैटिंग करेंगे एक्चुअली, उस पर डिसाइड करेगा कि ये हमारी टीम में एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर आ पाएंगे या नहीं। बाकी जो इनकी बॉलिंग ऑप्शंस है ना, उसमें अगर आप देखें तो कुल टोटल 5 ही बॉलर, जिसमें टर्नर ने पहले मैच में 1 ओवर किया था, स्टन टर्नर ने विकेट भी ले गए थे, लेकिन दूसरे मैच में बॉलिंग करी नहीं, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि बाकी जो इनके पांचों बॉलर हैं, चाहे वो ल्यू कुड हो, डैनी वोराल हो, रिचर्ड गिल्सन हो, जेमी ओवरटन, लियम डॉसन हो, जबरदस्त बॉलिंग की पिछले मैच में, पूरे 4-4 ओवर की। तो यही इनके 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन हैं। बाकी बेंच पर देखें तो बेंच पर भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर है। ओली स्टोन है, जेफर क्वान है, वेन मैटसन है, ओली स्टोन है, रियान हिगिंस है। हालांकि ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें तो मुझे तो निश्चित तौर पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती है, जिसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। रीसेंट फॉर्म के आंकड़े भी अब आपके सामने हैं, उसको देखने अगर आप आए तो केन विलियमसन अभी तक दोनों मैच में फ्लॉप हुए, लेकिन वार्नर के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, पिछले वाले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जेमी स्मिथ ने भी अच्छा खेला, 26 रन की पारी खेली, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में रहे थे। और इवन टर्नर ने भी अभी दोनों मुकाबलों में अच्छी शुरुआत ली है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन यूटिलिटी वाइज काफी अच्छे प्लेयर दिखाई पड़े हैं। बाकी सीन डिक्सन उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। जेमी ओवरटन ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया। कीटन जेनिंग्स अभी तक दोनों मैच में फ्लॉप तो नहीं कह सकते, पिछले मैच में 5 रन बना करके नाबाद रहे थे, लेकिन अब ये बैटिंग कहां पर करेंगे, जनरली वो ओपन करते हैं, और केन विलियमसन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखना पड़ेगा कि बैटिंग किसकी कहां पर होगी, कीटन जेनिंग्स की खास करके, वरना इनके बारे में आपको आके मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। बाकी लियम डॉसन 2 मैच में 3 विकेट ये भी ले चुके हैं। ल्यू कुड को 2 मैच में अभी तक 1 ही विकेट मिला, रिचर्ड गिल्सन को भी 2 मैच में 1 ही विकेट मिला है, डैनी वोराल ने 2 मैच में 3 विकेटें चटकाई हैं। तो इन तीनों बॉलर्स में से क्या हम किसी को लें या ना लें? डैनी वोराल ने तो अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसी को समझने के लिए, जो कि यहां पर आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और सबसे पहले तो हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे, जिसमें देख करके आपको क्या पता चलेगा कि केन विलियमसन और साथ ही साथ वार्नर तो स्टिंग के खिलाफ खेले नहीं, मैनचेस्टर ओरिजिनल के खिलाफ। जेमी स्मिथ के 2 मैच में केवल 29 रन है, लेकिन कीटन जेनिंग्स के 1 मैच में 61 नाबाद की पारी रही है। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये बैटिंग कहां पर करेंगे, ओपन करेंगे तो ही एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे, और वो भी खास करके सेकेंड इनिंग की बैटिंग में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, पहली इनिंग की बैटिंग उतनी आसान होगी नहीं। और बाकी लियम डॉसन के 5 में से 4 विकेट है, ये भी टीम में एक इंटरेस्टिंग पिक होंगे। और बाकी जो 3 बॉलरों को लेकर के कंफ्यूजन, अगर आप उसको दूर करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर हेड टू हेड की बेसिस पर तो रिचर्ड गिल्सन आगे निकल जाते हैं। हालांकि ओली स्टोन भी एक बेंच पर हैं जो आगे निकलते हैं हेड टू हेड की बेसिस पर, अगर प्लेइंग ग्राउंड में खेलते हैं। लेकिन फाइनली हम आकर के डिसाइड करेंगे वेन्यू का डेटा देख करके कि कौन सा प्लेयर हमारी टीम में आएगा, और वहां पर देखेंगे तो कीटन जेनिंग्स भी अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, और ल्यू कुड का भी अपना होम ग्राउंड होगा, जहां पर
35 मैच 43 विकेट ले चुके हैं। तो जो कंफ्यूजन इन तीनों बॉलरों को लेकर के बन रहा था वो अगर मैं दूर करूं तो हालांकि डैनी वोराल ने पिछले 2 मैच में अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन ना तो इनके हेड टू हेड के आंकड़े उतने अच्छे हैं, ना तो इस मैदान पर ज्यादा मैचेस खेले, एक मैच में केवल 1 विकेट है। लेकिन लियो कूट का चूंकि होम ग्राउंड है तो ये मेरे फेवरेट ऑप्शन होंगे आज के इस मैच के लिए, और साथ ही साथ रिचर्ड ग्लीसन भी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, वो भी आगे आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बाकी कीटन जेनिंग्स आपको ने कहा कि अगर ये ओपन करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया ऑप्शन होंगे जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी डेविड वार्नर को लेकर के कोई डाउट नहीं है, जेमी स्मिथ को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है, सीधे टीम में लेकर के जाना है। बाकी आप केन विलियमसन को लेकर के जाना चाहें तो केन विलियमसन को लेकर जा सकते हैं, वरना मैं तो जा सकता हूं एस्टन टर्नर के साथ जाऊंगा फिलहाल। बाकी जेमी ओवरटन नंबर्स इनके बहुत पुअर हैं, 8 में 94 रन है, 1 विकेट है, लेकिन तब ये बॉलिंग कर नहीं रहे थे अपने फिटनेस इश्यूज की वजह से, और इसी वजह से अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन ये रहेंगे, चूंकि ये बल्लेबाजी भी इनकी आने वाली है निश्चित तौर पर। तो ऊपर से 4 खिलाड़ी तो पक्के हैं। कीटन जेनिंग्स अगर ओपन करेंगे तो कंडीशनली एक अच्छे बढ़िया डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं, और बाकी लियो कूट और रिचर्ड गिल्सन मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है जो दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल 6 प्लेयर तो इधर से आ ही गए। बाकी डैनी वोराल डिपेंड करेगा क्या फॉर्म के साथ जाएंगे या आंकड़ों के साथ जाएंगे। फॉर्म के साथ जाएंगे तो डैनी वोराल बेस्ट ऑप्शन है रिचर्ड ग्लीसन के साथ, वरना आप लियो कूट के रिचर्ड ग्लीसन के साथ लेके जा सकते हैं, उनका होम ग्राउंड भी है। तो दोनों में से किसको पिक करना है ये आप देखिएगा। बाकी लियो कूट को मैं तभी पिक करूंगा अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है। डैनी वोराल को मैं फिलहाल आज के इस मैच में नहीं लेके जाने वाला। ग्लीसन मेरी टीम में हर कंडीशन में रहेंगे, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। तो क्लैरिटी यहां पर भी आपको उन्हें दे दी। दिखने में दोनों टीमें आंकड़ों के दम पर निश्चित तौर पर बराबरी की दिखाई पड़ रही हैं। परफॉर्मेंस लंदन स्पिरिट्स की थोड़ी सी बेटर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप प्लेयरों के नाम को लेकर के भी देखें, टैलेंट भी देखें ना, तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ज्यादा भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है, जिसमें उनका होम ग्राउंड भी है ये। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े इधर से भी अगर आप देख लो तो इन दोनों का डेटा है नहीं। एस्टन टर्नर लेविस ग्रेगरी पर, जॉर्ज गॉर्टन पर, स्कॉट करी पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। जेमी स्मिथ भी स्कॉट करी और लेविस ग्रेगरी पर सस्ते में, और स्कॉट करी ने तो 2 बार आउट किया इनको। इसके बाद अगर आप देखें बाकी के जो बैटर्स हैं उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े, तो सीन डिक्सन लेग स्पिन पर 7 बार किलो 118 गेंद पर आउट हो चुके हैं। जेमी ओटन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फर्स्ट हैं। कीटन जेनिंग्स भी लेग स्पिन और जॉर्ज गॉर्टन पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी जब स्मॉल लीग की टीम आप बनाएंगे तो आप देखेंगे फिलिप साल्ट और बटलर दो सबसे फेवरेट और कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन हर टीमों में रहेंगे, लेकिन उसी में वार्नर भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन है। मैटी हर्ष और केन विलियमसन केवल ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए तो इनको मैं एज प्लेयर भी ना लेकर के जाऊं, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इनको एज कप्तान है, उस कप्तान भी रोटेट कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए स्मॉल लीग की ये टीम बना करके सेव कर सकते हैं। फाइनल टीम और वेदर फोरकास्ट वो आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने आपको दिया हुआ है। तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।